हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग सीखेंगे धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। धनायन और ऋणायन, धनायन का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं, किसी परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धनायन बन जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाते हैं, यानी कि वो उतना पॉजिटिव आयन बना लेता है। और जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब आने और जाने का कार्यक्रम बच्चों किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से होना है। बाह्य कोश में ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है और बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब जैसे देख लो, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हमें करना होगा, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले आप उसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सबसे पहले क्या करिएगा, उसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। जब परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा तो फिर आप देखिएगा कितने धनायन हैं, तो जितने धनायन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश से बाहर निकालना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है अपने पास, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 20 होता है। अब 20 का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, आप लोग अफबाउ नियम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान चुके हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4s2 हो गया बच्चों। अब मान लीजिए हमको Ca+2 का चल रहा है। ठीक है, Ca+2 का आपको चाहिए कि कितना होगा, तो इसका यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो अब देखो, ऐसा नहीं है कि Ca+2 का मतलब हो गया कि 20 में से आपने 2 निकाल दिया तो 18 हो गया, तो हम 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर, तब तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, हमें परमाणु में से जो है इसके बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, यानी बाहरी कोश से हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है आ जाए कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल हो गया आयरन, Fe है, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है बच्चों। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद देखो 3d है, लेकिन 3d भरता नहीं है, क्योंकि पहले कौन भरेगा, 4s, तो 4s2 हो जाएगा। अब जितना बचा इसमें रख दो, तो पता चला 6 बच गया है, तो 6 को इसमें रख देंगे, तब जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। यानी बाहरी कोश ये है, 3d नहीं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अफबाउ नियम से, तो चूंकि इसकी ऊर्जा कम होती है इसलिए ये पहले भरता है, और इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है 4s की, तो ये पहले भरता है, और 3d की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो बाद में भरता है। लेकिन हम जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अफबाउ नियम के अनुसार इसको हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, इसको जब हम Fe2+ मान लीजिए हमको करना है, ठीक है, Fe2+ का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो अब क्या करेंगे, आप 2 इसमें से बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। डी में से नहीं जाएगा, किसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा। ये बाहरी कोश है, बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3d6 4s में से चला गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 3d6 केवल लिख सकते हैं। या ऐसे ही मान लीजिए Fe पर 3+ हो, तब क्या करना है, तब देखिए, अब इसमें से 2 तो चला गया, तो इतना बचा, एक और निकालना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें से एक निकलेगा, तो कितना हो गया, 3d5। मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दीजिए कि पता चला ये 26 हुआ तो इलेक्ट्रॉन जरूर इसमें कम हुए, ये 24 हो गए, इसमें 23 हुए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉपर का करना है,
तो कॉपर का कितना होता है 29 होता है। तो आप कॉपर का क्या कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये अपवाद है, पूरा डिफाइन कर चुके हैं, अपवाद है, ऐसे है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको Cu+ चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर करना है बच्चों। तो ये रहा बाहरी कोष, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन बाहर करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इस प्रकार से हम लोग धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बच्चों। तो ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हमको फिर वही काम करना है, बाहरी कोष में इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आके ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको करना है, अब मान लीजिए Cl है तो क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 5 17 3s2 3p5। अब मान लीजिए आपको करना है Cl- का, ठीक है बच्चों, Cl- का करना है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में आएगा तो बाहरी कौन बचा, यही बचा बाहरी वाला। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 इसी में जगह खाली है एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 3p6 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 8 1s2 2s2 2p 2 2 4 हो गया और 4 इसमें हो गया तो 8 हो गया, ठीक। तो ये ऑक्सीजन का हो गया। लेकिन यदि हमको ऑक्सीजन 2- का करना हो तो फिर क्या हो जाएगा 2- हो गया का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहरी कोष में आ गए तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 होता है तो 1s2 2s2 और 2p5 हो गया बच्चों, 2 2 4 5 9 हो गया। लेकिन आपसे कोई कह दिया F- का बोलिए तो फिर क्या है एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में डालना है तो आप लिख देंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक। अब इसमें सब में इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जा रहे हैं, जैसे इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है लेकिन Cl- में कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन O- जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन में 9 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करना, कि कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जब आप लोग निर्धारण कर लें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन कौन पेयर नहीं हुआ है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज्ञात हो जाएगी तो उसकी सहायता से फिर हम आगे जो है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ की भी हम कर सकेंगे व्याख्या। तो अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निर्धारित किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज 25 है बच्चों। पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आप लोग सीख चुके हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2 ये हो गया। अब बच्चों मान लीजिए कि हमको Mn+2 का ज्ञात करना है, ठीक है, Mn+2 का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर करेंगे। तो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आ गया है करने। अब इसी में देखना है बच्चों कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड है। तो 3d5 देखिए बाकी सारे तो पेयर हैं, बाकी सारे क्या हैं पेयर हैं, लेकिन 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 10 है नहीं, इसलिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 देखिए कोई पेयर नहीं हुआ, कोई पेयर नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसमें आ गए बच्चों 5। तो ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मान लीजिए जिंक है आपके पास,
जिंक का 30 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले इसका करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें मान लीजिए हमको Zn+2 का चाहिए, तो Zn+2 चाहिए, यानी कि इसमें से 2 प्लस हो गया है, Zn 2 प्लस हो गया है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया। अब इसमें देखिए कितने अयुग्मित है, कितने युग्मित, तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों। अब देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बना चुके हैं, यानी कि यहाँ पर यदि हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गणना करनी हो तो ये आ जाएंगे 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 0 आ गए, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो 5 आ गए थे और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आ गई, यानी इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब क्या होगा, आइए इसको जानते हैं। तो बच्चों यह बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉपिक है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। कोई पदार्थ हमारे पास है तो वो डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। तो आप सीधे सीधे जान जाइए कि जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वह प्रतिचुंबकीय होगा बच्चों। और जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अच्छा, कंफ्यूजन यदि हो जाए इसमें भी कि कौन कौन होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, दोनों में आ गया ना, आ गया, अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जान जाओ दूसरा वाला फिर जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब। चलिए चेक करते हैं कुछ पदार्थों को। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि Na+ क्या है बच्चों, Na+ क्या है, तो Na+ का जरा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आता है। आप जानते हैं कि 11 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, 10 ही बचा, तो 1s2 2s2 2p6 हो गया बच्चों। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन इसके युग्मित हैं, देख लीजिए 2 2 यहाँ पे 6 है, तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है बच्चों, इसलिए यह डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम+2, मैग्नीशियम का 12 होता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये भी त्याग दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसमें भी आ गए 10, तो 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही मान लीजिए एल्युमिनियम है 3+, तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 13 होता है, यह भी क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रतिचुंबकीय हो गए या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। और भी एग्जाम्पल में है, जैसे मान लीजिए आपके पास हो जाए F- है, तो इसके पास 9 होता है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन पा गया तो ये भी 10 हो गया, 1s2 2s2 2p6 लीजिए, ये भी क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक। मान लीजिए O पे 2- है तो ये भी 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पा गया, तो ये इसके भी देखिए सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए ये सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही Cl- ले लीजिए, तो Cl का देखो 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो बच्चों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए,
पेयर्ड हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो भैया डाईमैग्नेटिक हो जाएगा या प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। अब आगे हम लोग चेक करते हैं यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तब क्या होगा। तो आप देखिए जैसे Mn है, अभी अभी एग्जाम्पल आपको Mn का बताए थे, Mn+2 मान लीजिए, या Mn का 25 का हमने बताया था आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ये Mn का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप Mn2+ का किए थे तो क्या किए थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 कर दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे पता चलेगा कि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पा जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई कितनी बच्चों, 5। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब यह अनचुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक ऐसे ही जो है आप देख सकते हैं Fe26 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब बच्चों यदि आपसे पूछा जाए Fe2+ क्या है, तो Fe2+ क्या है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 1 बच्चों 3d6 हो गया। अब इसमें देख लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सारे के सारे इधर वाले तो पेयर हैं, डी वाले में देखना बाकी है 1 2 3 4 5, बाकी सब पेयर्ड हैं। ये वाला अनपेयर्ड इसमें मिल सकता है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 बच्चों। तो कितना, 4, देखो 4 की अभी शादी नहीं हुई बच्चों, 4 थे भी कुंवारे बचे हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 4। यदि यही Fe+3 कर दे, Fe+3 करे तो एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 हो गया बच्चों, 3d5 हो गए। तो अब देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से बच्चों जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो बच्चों अनचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसकी सहायता से बच्चों हम लोग चुंबकीय आघूर्ण की भी गणना कर सकते हैं। जैसे जब हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है तो हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट चलो निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा बच्चों। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है μ=√NN+2, ये याद रखेंगे, इसी से चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा। कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा तो उसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, जहां n क्या है, n वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है बच्चों। n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अब चलो निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह दे कि चलिए भाई Fe+3 का निकालिए, चुंबकीय आघूर्ण Fe+3 का, या Mn+2 का ही निकाल दीजिए। तो Mn+2 का यदि आप निकालेंगे, Mn+2 का यदि हम निकालेंगे तो Mn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर हो गया आपका 5। देखिए यहाँ निकाला गया है, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है इसके, तो 5 है तो आप 5 रख दीजिए इसमें। तो √5 5 + 2, अब ये हो जाएगा √5 × 5 और 2 7 और 7 × 5 35। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 35 आ गया। एक ठे और रहता तो कितना आ जाता, 36 आ जाता, तो 6 आ जाता, लेकिन 6 नहीं आएगा, 6 से कुछ कम आएगा,
तो 5.9 आ जाएगा बच्चों। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी इकाई होती है। तो इस प्रकार से आप किसी का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चुंबकीय आघूर्ण इसका निकाल देना है या Fe+2 का निकाल देना है, तो यह Fe+2 में बच्चों चेक कर लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे तो निकालना सीख ही गए हैं आप, तो 4 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, अब 4 और 4+2 कर दीजिए, बस अंडर रूट 4 हो गया, अच्छा 4 2 6 चौके 24 हो गया बच्चों। अब देखिए ये भी जो है, यदि आपका कितना होता, यदि यह 25 होता तो 5 आ जाता, तो अब है नहीं उतना, तो 24 ही है। तो अब मान लीजिए वही 4.9 या 4.8 के लगभग में ये अपना बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। तो आज बच्चों आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखा। आप इसका अभ्यास कीजिए, आप धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अभ्यास कीजिए, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अभ्यास कीजिए, फिर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या खूब निकालिए और उसके बाद यह तय कर लीजिए कि कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, कौन अणुचुंबकीय पदार्थ होगा। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह अणुचुंबकीय होगा, और जिसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वह प्रतिचुंबकीय होता है।